यहां पे हो रहा है प्रो इनकम्बेंसी कि किसी भी सूरत में इस सरकार को वापस लाना है, ये लोग कह रहे हैं। और जो अभी तक के जो वहां से फीडबैक आ रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, उसके मुताबिक हैंड्स डाउन भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने जा रही है। तो फिर ये 85% जो वोटिंग है, उससे भी अधिक की वोटिंग रिकॉर्ड की गई है फर्स्ट फेज में। क्या ये इस बात का द्योतक है कि प्रो इनकम्बेंसी वोट अधिक पड़ा है? और ठीक मतदान के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो सिगुफा चला था, जो रणनीति बनाई थी, वो फेल हो गया। क्या कांग्रेस पार्टी के इस झूठ को एग्रेसिवली, जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने दो शब्दों का प्रयोग किया, पेड़ा बनाऊंगा, खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, अब पहले तो पेलूंगा, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, क्या वो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे थे? ये जो एंगर था, वो हेमंत बिश्व शर्मा पास ऑन कर रहे थे अपने वोटर को कि देखो, हमें बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है, जो पूरी तरह से झूठ है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा ने वोटिंग के पहले ही आनन फानन में एफआईआर दर्ज करा करके पुलिस को रवाना कर दिया, आसाम पुलिस को, दिल्ली। और दिल्ली आसाम पुलिस पहुंच गई और घर घर पर छापेमारी शुरू कर दी, जहां जहां उनका ठिकाना था। वो भाग करके चले गए तेलंगाना। तेलंगाना में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया और उस पर फिर बहस हुई, जिसके बारे में मैंने कल आपको जिक्र किया, काउ बॉय, और फिर ये कितनी कितनी बातें वहां पर हो रही, इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल खिलाड़ी, काउ बॉय, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ हियरिंग के दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट में। लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। बेल देते ही कहा कि ये 7 ही दिन का रिलीफ है, अब आपको वापस जो जो आपका जोन पड़ता है, या तो आप दिल्ली में अप्लाई करें या फिर असम जाएं, आपको जाना ही पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते, आप बच नहीं सकते हैं, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। तो क्या ये जो गतिविधि किया हेमंत बिश्व शर्मा ने, हेमंत बिश्व शर्मा मजबूर थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जनता के बीच में ये संदेश जाता कि आरोप में दम है। और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा ने काफी अग्रेसिव अपना रुख अख्तियार किया और इन दो शब्दों का प्रयोग किया, ताकि जनता के बीच में ये शब्द जाए और फिर से हेमंत बिश्व शर्मा खुद को सिकंदर बनाए। और अभी राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, राहुल गांधी की तो बात बाद में आएगी, हेमंत बिश्व शर्मा ने वो काम कर दिया। छोड़ना तो दूर छोड़ दीजिए, आसाम की पुलिस दिल्ली भेज दिया। तो राहुल गांधी तो जब पकड़ेंगे तब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये तब की बात होगी। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने तो अभी इसी वक्त कर दिया। जैसे ही उनको ये आरोप की जानकारी मिली, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद उनका लगातार मीडिया वाले उनको पूछ रहे थे, एक के बाद एक अटैकिंग शब्दों का इस्तेमाल किया और आसाम पुलिस को सीधा दिल्ली रवाना कर दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी और पवन खेड़ा बैकफुट पर। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कागज किसने भेजा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भेजा? और अगर भेजा तो क्या ये बदनामी वाला जो एंगल था, उस हिसाब उसके तरफ से ये कागज भेजा गया था, या पार्टी के शीर्ष नेताओं में से किसी की ये गेम प्लानिंग थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि ये तरीका हो सकता है कि अगर कहीं छोटा मोटा एंटी इनकम्बेंसी हो भी हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, 5 साल सत्ता में रहे हैं, उसको भी आप न्यूट्रलाइज कर दो। ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे कि नीतीश कुमार के बारे में जो अभी बिल्डअप होता, जो गुस्सा अपोजिशन को, आरजेडी को, कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार पर अटैक करना था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके दिमाग को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, सारी बातों को लेकर के जो नीतीश कुमार पर अटैक करना था, उनको अमित शाह के एक स्टेटमेंट ने हवा कर दिया। जैसे ही अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री का कौन होगा, यह सुनते ही आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों नीतीश कुमार के ऊपर अपने हमले को नरम कर लिया। उनको यह एहसास होने लगा कि हो सकता है कि नीतीश बाबू सफोकेशन में हो, नीतीश बाबू को कुछ पासा फेंकते हैं, हो सकता है हमारे साथ आ जाए नीतीश बाबू। लेकिन उनको यह पता ही नहीं चला कि यह स्टेटमेंट जो है, अगर मान लीजिए कि वो सीधा सपाट स्टेटमेंट भी था, लेकिन वो स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ भाजपा और नीतीश बाबू चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अपोजिशन ने जितना हमला करना था नीतीश बाबू पर, वो हमला नहीं किया, वो शांत हो गए
और वो बल्कि ये कहने लगे कि नीतीश बाबू घिर गए हैं, नीतीश बाबू घिर गए हैं भाजपा के साथ। और बाद में नीतीश बाबू ने उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया। जो आरजेडी उनके ऊपर सॉफ्ट थी, नीतीश बाबू उनके ऊपर हमलावर थे। जो कांग्रेस पार्टी नीतीश बाबू पर सॉफ्ट थी, नीतीश बाबू कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थे। ऐसे पासा पलट गया और इसका नतीजा आपने देखा कि क्या हुआ बिहार में। 203 सीटें आ गई गठबंधन को। 175 180 की बात कर रहे थे स्वयं अमित शाह जी, लेकिन हुआ नहीं। तो कब कैसे किस रूप में इलेक्शन का मूड बदल जाएगा कहना मुश्किल है। क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि चलो कुछ कैलकुलेटेड बदनामी लेने की कोशिश करते हैं और वो बदनाम करने वाला अपोजिशन होगा और बाद में हम इसी बदनामी को झूठा साबित कर देंगे और तब जनता के बीच कहेंगे कि ये देखो कांग्रेस पार्टी कैसी है, ये किस प्रकार का आरोप लगाती है, ये झूठी कांग्रेस पार्टी को आप वोट दोगे, कैसे दोगे बताओ। इन्होंने हमारे खिलाफ आरोप लगाया और ये सारे के सारे आरोप झूठे निकले हैं। अब क्या स्टॉक रहा है इनका पब्लिक में? स्टॉक खत्म। कांग्रेस पार्टी जो जो कुछ भी लेकर के जनता के बीच में जाती, वो सारा स्टॉक खत्म कर दिया इन्होंने, एक झटके में खत्म कर दिया। इसलिए पावर गैलरी में चर्चा हो रही है कि जो कागज पवन खेड़ा को मिला वो किसने दिया, और अगर उसी कागज को बिना ड्यू डिलिजेंस के पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो क्या इसमें राहुल गांधी की कोई सहमति थी? अब पवन खेड़ा के बारे में आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले मणिशंकर अय्यर का बयान आया था। उन्होंने कहा कि बताइए, ये पवन खेड़ा स्पोक्स पर्सन है, इनको ढेले भर का अकल नहीं है। केशव वेणुगोपाल को उन्होंने कहा राउडी, मतलब गुंडा। तो बोला राहुल गांधी जो है राउडी से घिरे हुए हैं, गुंडा से घिरे हुए हैं। केशव वेणुगोपाल के बारे में श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी का यह स्टेटमेंट था। और उसी मणिशंकर अय्यर जी ने पवन खेड़ा के बारे में कहा कि पवन खेड़ा जैसा 2 टके का आदमी, बेवकूफ आदमी, वो जो है वो कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। अब तो लगता है कि मणिशंकर अय्यर की बात कांग्रेस को लगता है कि चुभ गई होगी। सही बोल रही थे मणिशंकर अय्यर। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ये सोच रहे होंगे कि पवन खेड़ा के बारे में क्या मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था? क्या पवन खेड़ा अति उत्साह में आकर के ऐसा काम किए हैं, या पवन खेड़ा हैंड इन ग्लोव है भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या आप हमें दो मटेरियल, हम बोल देते हैं, मटेरियल झूठा होगा, आप फिर सत्तू पानी लेकर के चढ़ जाइएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मेरा क्या है। अब ये सारी बातें पावर गैलरी, मतलब कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन पता ही नहीं चल रहा है। कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, यही पता नहीं चल रहा है। बड़ी कठिन कठिन डगर है राजनीति की। इतनी बड़ी साजिश हो गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि ये बिना साजिश का हो नहीं सकता। और अगर ये किसी आईटी सेल के नौजवान रिसर्चर का मामला है, किसी कांग्रेस पार्टी के रिसर्चर का मामला है कि कुछ भी ढूंढो हेमंता बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ, अगर कुछ भी ढूंढने का मामला है और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो ये तो सर्वथा आप समझिए कि ऐसे रिसर्चर को तो भगवान ही बचाए। लेकिन ये ऐसे रिसर्चर का मामला बिल्कुल नहीं है। फैब्रिकेट अगर किया गया है तो फैब्रिकेट करने का अब खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक, दोनों में उनको जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक की अदालत में भी जवाब देना है और कानून की अदालत में भी जवाब देना है। अब दोनों जगह कांग्रेस पार्टी फंस गई है, पवन खेड़ा फंस गए हैं। साफ साफ हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा, क्योंकि ये जो बदनामी पवन खेड़ा ने की है ये बिना राहुल गांधी के सहमति के हो नहीं सकता है। तो क्या इस केस में राहुल गांधी भी घसीटे जाएंगे? और ये बात सच है कि वो अपने नेता से ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, किनसे पूछा? अभी तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी तो खैर उनके एक समझिए कि रहते ही हैं, कांग्रेस पार्टी के वकील के रूप में अपीयर होते ही होते हैं। जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी के लोग फंसते हैं फौरन पहुंच जाते हैं बचाने के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी तो ये बैटल चलेगा अदालत में। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इसका नफा नुकसान का कुछ ना कुछ हिसाब किताब करेगी आने वाले दिनों में?
ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। पवन खेड़ा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नुकसान हुआ या फायदा हुआ? अगर 85% वोटिंग का टर्नआउट है तो क्या ये हेमंता के खिलाफ गया है? ये रिजल्ट आने के बाद होगा। लेकिन अभी तक तो पता चल रहा है कि हेमंता विश्व शर्मा हैंड्स डाउन जीत रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। तो कैसे कहा जाए कि ये 85% वोटिंग जो मैसिव टर्नआउट होता है उसमें किसके खिलाफ वोटिंग हो रही है? एक बात तो मान के चलिए कि पवन खेड़ा जी रिग्रेट कर रहे होंगे। अगर अगर वो किसी डिजाइन के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत किया है तो रिग्रेट रिग्रेट होने का सवाल नहीं है। अगर प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और उसका नतीजा अब कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, श्रीमान पवन खेड़ा को भुगतना पड़ेगा। अब बाकी शब्द का तो मैं भी उच्चारण नहीं करूंगा, लेकिन पेड़ा की स्थिति तो बन गई है। मतलब पिसने तो जा रहे हैं पवन खेड़ा जी। अब वो बीजेपी के नेताओं की वजह से या कांग्रेस के नेताओं की वजह से या अपने आईटी सेल या अपने रिसर्चर की वजह से हालात नाजुक हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।